अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आई एम मोहम्मद अशर खान। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है स्टडी इन न्यूजीलैंड फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम न्यूजीलैंड में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ की फ़ीस क्या है, वहाँ का क्राइटेरिया क्या है, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क किस तरह मिलता है और उसका क्या ड्यूरेशन है। इसके साथ साथ हम लिविंग कॉस्ट की बात भी करेंगे, अकोमोडेशन की बात भी करेंगे। तो आपसे गुजारिश है वीडियो कंप्लीट देखें और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट, न्यूजीलैंड एक आइलैंड वाला कंट्री है जो कि आइलैंड पे मुश्तमिल है और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ है। इसके साथ साथ इसमें माओरी लैंग्वेज बोली जाती है और साइन लैंग्वेज भी इसकी ऑफिशियल एक लैंग्वेज का हिस्सा है, और मेजॉरली यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश को बहुत लोग समझते हैं और ऑफिशियली इसमें जो है कनेक्ट करते हैं। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ की आबादी 5 मिलियन है और अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री है, इकॉनमी इसकी अच्छी है। इसके साथ साथ ये एक पीसफुल कंट्री है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। और एजुकेशन के सेक्टर को देखा जाए तो एजुकेशन इसकी बहुत ही वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से देखें तो बैचलर्स यहाँ पे 3 से 4 साल का हमें देखने को मिलता है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, और मास्टर्स यहाँ पे 1 से 2 साल का भी अवेलेबल है। और जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तो आप 1 से 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उस दौरान आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। मतलब आप लीगली वहाँ पे अलाउड होते हैं कि आप जॉब करें या जॉब सीख करें या स्टे करें। तो इस टाइम में ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स का इतने लिंक्स बन जाते हैं और उसका इतना एक्सपोजर हो जाता है कि वो जॉब इजीली ढूंढ सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो लेवल्स में डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे अगर आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया है तो आपके 4 या 5 लेवल्स होंगे, डिप्लोमा होगा तो वो आपके 6 to 7 लेवल्स तक जाएंगे। जैसे अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पे इंटरमीडिएट अगर किसी ने किया है तो वहाँ का 6 और 7 लेवल बनता है। बैचलर्स कंप्लीट करने का वहाँ 8 लेवल बनते हैं और मास्टर्स कंप्लीट करने का वहाँ पे 9 लेवल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूजीलैंड में एक ये भी प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर एजुकेशन थियोरेटिकल सिर्फ नहीं होती बल्कि प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड होती है। जो भी आप प्रोफेशनली काम करते हैं यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पर वो काम कराया जाता है और आपसे वो असाइनमेंट्स ली जाती हैं, उसी पर आपको असेस किया जाता है। अगर बात की जाए एग्ज़ाम्स की और टेस्ट की, वो इस तरह जैसे पाकिस्तान में होता है इस तरह प्रोसेस वहाँ पर नहीं है, काफ़ी हद तक डिफरेंट प्रोसेस है। तो इस सारी असाइनमेंट्स में और असेसमेंट्स में वो आपको मार्क्स देते हैं और आपकी ग्रेडिंग करते हैं। इस टाइप के काम से स्टूडेंट्स एक तो ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोफेशनल लाइफ के लिए रेडी हो जाता है, उसको आइडिया हो जाता है कि प्रोफेशनली किस तरह काम किया जा रहा है, उसकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, बात की जाए यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस की, तो ट्यूशन फ़ीस यहाँ पर 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स से रेंज करती है और ये 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर ईयर के हिसाब से हमें देखने को मिलती है। ये डिपेंड करेगा आपके कोर्स पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे। यहाँ पर वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रेंज कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 60-65 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाई एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। इनटेक स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, एक फेब में इनटेक आता है और एक जुलाई में इनटेक आता है। फेब के इनटेक के लिए स्टूडेंट्स मोस्टली अक्टूबर और नवंबर में एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं, और जुलाई के इनटेक के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर मार्च और अप्रैल में अपनी एप्लीकेशंस कर देते हैं। आइल्स की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो जी हाँ, यहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो ऑफ कोर्स आपको आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर आइल्स के मिनिमम बैंड जो हैं वो 6 या 6.5 रिक्वायर होते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके कोर्स पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे। कुछ यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया 6.5 होता है, कुछ यूनिवर्सिटी 6 बैंड्स पे भी जो है एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की बात की जाए इंटरव्यू की, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए जाते हैं और स्टूडेंट्स की वो स्किल्स देखते हैं, उसकी कम्युनिकेशन देखते हैं, टीम मैनेजमेंट देखते हैं, तो उस बेस पे भी एडमिशन दिया जाता है। बट ये सब यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी में और आपके कोर्स पे। स्टूडेंट्स, पार्ट टाइम जॉब की बात की जाए तो यहाँ पर 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउ होते हैं। उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स अपनी लिविंग कॉस्ट और एक्सपेंसेस को कवर कर लेते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा काम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, मगर शर्त यही है कि आपकी स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो। इसके साथ साथ कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो समर ब्रेक में और विंटर ब्रेक में एक्स्ट्रा काम करके अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने की कोशिश करते हैं। पर आवर वेज की बात की जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉर्मली $22 पर आवर आपको वेज मिलती है, और अगर आप कुछ स्किलफुल काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी ये सैलरी बढ़ भी सकती है। लिविंग कॉस्ट को देखा जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर $700 से $900 तक
एक एवरेज स्टूडेंट की लिविंग कॉस्ट आ जाती है, जिसमें उसका रेंट होता है, उसकी फूड हो सकता है, उसकी ट्रैवलिंग हो सकती है। ये एक मेजर खर्चे हैं जो एक स्टूडेंट के वहाँ पर होते हैं। रेंट आपका वहाँ पे 200 से 300 डॉलर्स तक जा सकता है, डिपेंड करेगा आप किस एरिया में रह रहे हैं, शेयरिंग पे रह रहे हैं तो उससे भी आपको काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। फूड और ग्रॉसरी और बिल्स में आपके 300 to 400 वहाँ पे भी लग सकते हैं। स्टूडेंट न्यूजीलैंड में कुछ लेबर शॉर्टेज भी है और वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग और ट्रेड के सेक्टर में। अगर आप इन फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपके लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट, इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज एंड एजुकेशन। तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक आसान है। स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। 2 से 3 तरह की स्कॉलरशिप्स हर साल इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अगर बात की जाए एमफिल और पीएचडी की तो इसमें तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बैचलर्स में कुछ हद तक कम है। इन स्कॉलरशिप्स में आपको अकोमोडेशन, आपकी फ़ीस एग्जम्पशन और इनफैक्ट इसमें कुछ स्कॉलरशिप्स में आपकी एयर टिकट, ट्रैवलिंग टिकट, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। इसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है जो कि $1400 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलता है। स्टूडेंट स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको 1 से 3 साल का जॉब सीकर वीज़ा दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। मगर अगर आप एक वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको डायरेक्टली 3 से 5 साल का मिलता है। कई ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आपको PR भी डायरेक्टली दी जाती है। तो ये आप सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसी क्रिटिकल स्किल्स की लिस्ट दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप किस लिस्ट में फॉल करते हैं और उनके साथ साथ बताया भी गया है कि यहाँ पर आपको 3 से 5 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा। इस फील्ड में आपको डायरेक्टली PR दी जाएगी और इस फील्ड में आपको जर्नल वर्क परमिट दिया जाएगा। आपको सजेस्ट किया जाता है आप न्यूजीलैंड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिंक्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप्स के लिंक्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। स्कॉलरशिप्स की कंप्लीट डिटेल देखने के लिए और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमने क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो डिटेल में हमने लिखी हुई हैं, वीडियो में उस तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाती, तो वो सब चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा विच इज़ www.universityspace.com और वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें इंक्लूड करती है आपकी CV, आपका पासपोर्ट, आपकी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स। अगर आपने रिसर्च की हुई है या काम किया हुआ है, जैसे कुछ लोग मास्टर्स में अप्लाई करते हैं तो उन्होंने प्रीवियसली जॉब्स की होती हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियोज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको मिल जाएगी, तो वो आपकी प्रोफाइल को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर देगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप SOP ऐड करेंगे विच इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, जिसमें आप ये लिखेंगे कि आपके गोल्स क्या हैं, करियर प्लान्स क्या हैं और आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी प्रोफाइल को काफ़ी हद तक मजबूत बना देगी। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की कुछ एप्लीकेशन फ़ीस होती हैं जो कि रेंज करती है $15 से $35 तक। वीज़ा में भी आपने यही सब डॉक्यूमेंट्स ऐड करने होते हैं। इसके साथ आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऐड हो जाता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ऐड हो जाती है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बताता चलूँ तो आपने न्यूजीलैंड में तकरीबन $1000 पर मंथ के हिसाब से 1 साल की या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर होती है और अगर आपने अकोमोडेशन ले ली हुई है तो आपको वो $400 के हिसाब से आपने शो करानी होती है। इसमें ये चीज़ आपकी ऑप्शन होती है कि आप वहाँ पर अगर एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना चाहें तो भी आप खुलवा सकते हैं और अगर आप डायरेक्टली पाकिस्तान से ही आप अपने सोर्सेज शो करा दें तो उसमें भी आपको वीज़ा मिल जाता है। स्टूडेंट्स वीज़ा रेशो काफ़ी हद तक अच्छा है। 2022 में न्यूजीलैंड ने लॉकडाउन के बाद अपने बॉर्डर्स ओपन किए थे, उसके बाद से वीज़ा रेशो काफ़ी हद तक अच्छी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ईजीली वीज़ा मिल जाता है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को ब्राउज़ करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पे लाजमी विज़िट करें, उसमें हम काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कोर्सेज़ और इसके साथ साथ डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की डिटेल भी हम उसमें ऐड करते हैं। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।